पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम को देहरादून पहुंचेंगी। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में करेंगी योग। देहरादून में मुख्यमंत्री आवास में सीएम धामी ने किया योगाभ्यास। योग को दैनिक जीवन में शामिल करने की लोगों से अपील की। उत्तराखंड में आज जारी हो सकती है पंचायत चुनाव की अधिसूचना। आश्वासन आज निर्वाचन आयोग को सौंपेगा आरक्षण प्रस्ताव। आयोग तारीख का कर सकता है ऐलान। उत्तराखंड में 3 दिन का तेज बारिश का अलर्ट जारी। देहरादून, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, चमोली में भी तेज बारिश की संभावना। तीर्थयात्रियों से सतर्क रहने की अपील। नमस्कार, बहुत स्वागत आपका हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें देहरादून से, जहां पर 3 दिवसीय उत्तराखंड के दौरे पर पहुंचेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। जी हां, आज शाम देहरादून पहुंचेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। कई कार्यक्रमों में वो शामिल होंगी। साथ ही आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग भी करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। 21 जून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी योग। पुलिस लाइन में होगा योग कार्यक्रम का आयोजन और इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था देखिए चाक चौबंद कर दी गई है। पुलिस के आला अधिकारियों के साथ पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। चप्पे चप्पे पर नजर है। और अगली बड़ी खबर आपको बता दें, देहरादून में जनता के लिए खुलेगा राष्ट्रपति निकेतन। जी हां, 24 जून को जनता के लिए खोल दिया जाएगा राष्ट्रपति निकेतन। जनता को समर्पित करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। 186 साल पुराना है राष्ट्रपति निकेतन और बाहर की दीवारों पर बनाई गई है कलाकृतियां। आधुनिक पार्क की आधारशिला भी रखी जाएगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू चूंकि 3 दिवसीय दौरे पर पहुंच रही हैं उत्तराखंड, और ऐसे में राष्ट्रपति निकेतन को खोल दिया जाएगा आम जनता के लिए। 24 जून से आम जनता राष्ट्रपति निकेतन जा सकती है। 24 जून को जनता के लिए खोला जाएगा राष्ट्रपति निकेतन। ये बड़ी खबर, जनता को समर्पित करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। 186 साल पुराना है राष्ट्रपति निकेतन। और ये बड़ी खबर उत्तराखंड वासियों के लिए, देहरादून वासियों के लिए, साथ ही जो लोग वहां पहुंचते हैं पर्यटक के तौर पर, उनके लिए ये सुखद अनुभव होगा। देहरादून में जनता के लिए खुलेगा राष्ट्रपति निकेतन। 24 जून को आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा राष्ट्रपति निकेतन। बाहर की दीवारों पर कलाकृतियां बनाई गई हैं। शुभांगी हमारी सहयोगी तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के साथ मौजूद हैं। शुभांगी, जनता को समर्पित होगा राष्ट्रपति निकेतन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जब पहुंचेंगे उसके बाद इसे जनता के लिए समर्पित किया जाएगा। बिल्कुल सुनील, देखिए आज क्योंकि राष्ट्रपति जो हैं वो देहरादून पहुंच रही हैं। 4:30 बजे के करीब आज राष्ट्रपति देहरादून पहुंचेंगी और ऐसे में जो राष्ट्रपति निकेतन है उसको लेकर उसकी कलाकृतियां की बात करें, सौंदर्यीकरण की बात करें, या अंदर जो 137 एकड़ का जो पूरा उद्यान है वो अब हमारी जनता के लिए खोला जाने वाला है। और राष्ट्रपति का ये दौरा अपने आप में महत्वपूर्ण है। इस वक्त मैं राष्ट्रपति निकेतन के बाहर ही मौजूद हूँ और क्योंकि राष्ट्रपति के दौरे को लेकर लंबे समय से तैयारियां चल रही थी, आप देखेंगे कि यहाँ पर पुलिस प्रशासन से लेकर तमाम जो पीएसी टीम्स हैं वो यहां पहुंच चुकी हैं। सुबह से ही एलआईयू टीम्स जो हैं अंदर लगी हुई हैं और आज क्योंकि 4:30 बजे आज राष्ट्रपति जो है यहां पहुंचने वाली हैं, सीएम उनका जो है स्वागत करते हुए नजर आएंगे। कई सारे कार्यक्रम उनके प्रस्तावित हैं। सबसे पहले तो सबसे बड़ा यही है कि यहां पर 137 एकड़ की जो जमीन है या जो उद्यान है वो जनता के लिए खोला जा रहा है। इसके अलावा क्योंकि 3 दिवसीय दौरे पर राष्ट्रपति यहां पर रहने वाली हैं, उसको देखते हुए यहां पर तमाम, चाहे वो एसपी रैंक के इंस्पेक्टर्स हों या बड़ी रैंक के इंस्पेक्टर्स हों, उनको ड्यूटी पर लगाया गया है। पीएसी की 2 कंपनीज जो है यहाँ पर बुलाई गई हैं और पूरी सुरक्षा के इंतजाम चप्पा चप्पा पर जो है आप पुलिस प्रशासन खड़े रहेंगे और 0 जोन जो है यहाँ पर घोषित रहेगा, क्योंकि राष्ट्रपति जब आएंगी तो ये ट्रैफिक किस तरीके से डाइवर्ट होगा इसका पूरा प्लान जो है वो बनाया गया है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो 21 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। उस मौके पर राष्ट्रपति जो है देहरादून में उत्तराखंड राज्य पुलिस लाइन मैदान में जो है सामूहिक योग प्रदर्शन में भी भाग लेती हुई नजर आएंगी। तो कहीं ना कहीं पर्यटकों के लिए उत्तराखंड में कई सारी ऐसी जगहें हैं जो आकर्षण का केंद्र है। और ऐसे में अब जब ये उद्यान, ये राष्ट्रपति निकेतन जब जनता के लिए जिसके दरवाजे खोल दिए जाएंगे तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि पर्यटकों की संख्या में भी वृद्धि होती हुई जरूर नजर आएगी। 186 साल पुराना राष्ट्रपति निकेतन है। शुभांगी, विशेषताएं क्या हैं, खासियत क्या है इसकी?
बिल्कुल, देखिए ये आज का नहीं बल्कि 186 साल पुराना ये राष्ट्रपति निकेतन है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे, क्योंकि जब हम पौराणिक चीज़ों की बात करते हैं उससे कोई ना कोई जुड़ी हुई चीज़ें ज़रूर होती हैं। और अगर देखिए, अगर आपको अभी तस्वीरों में दिखाऊं तो आप ये जो देख रहे हैं यहाँ पर ऐपन से लेकर जो हमारी पारंपरिक चीज़ें हैं वो सब कुछ राष्ट्रपति निकेतन के बाहर से ही दर्शाई जा रही हैं। और अगर हम इसके अंदर जाकर देखेंगे, क्योंकि लोग हमेशा बाहर से ही इसे देखते हैं, बहुत पुराना क्योंकि राष्ट्रपति निकेतन है, 180 इससे ज़्यादा साल इसको हो चुके हैं। ऐसे में किस तरीके से आप अपनी पुरानी जो इससे जुड़ा हुआ इतिहास है, यहाँ से जुड़ी हुई जो संस्कृति है, यहाँ की जो पौराणिक चीज़ें हैं, उनसे हमारी जनता को रूबरू करा सके, एक अच्छा संदेश हम दे सके, इसको लेकर पूरी तैयारी जो है इस बार की गई है। और ऐसे में चाहे मैं यहाँ पर जहाँ पर मैं खड़ी हूँ यहाँ की मैं बात करूँ, या फिर इससे आगे हम किसी भी इस राजपुर रोड में अगर हम जाएंगे तो वहाँ पर आपको दीवारों पर कलाकृतियाँ दिखेंगी। राष्ट्रपति निकेतन के साथ साथ जो यहाँ की संस्कृति है वो यहाँ की कलाकृतियों के जरिए दीवारों पर पिरोई गई है। और जब राष्ट्रपति यहाँ पहुंचेंगे तो बहुत ही सांस्कृतिक तरीके से उनका स्वागत भी किया जाएगा। ऐसे में क्योंकि उत्तराखंड अपनी संस्कृति के लिए जाना जाता है, कल्चर के लिए जाना जाता है, और इस बार क्योंकि ये बड़ी सौगात जो है जनता को मिलने वाली है, राष्ट्रपति खुद आकर यहाँ पर इसका उद्घाटन करेंगी। ऐसे में आज का और ये 3 दिवसीय जो दौरा है वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। 186 साल पुराना अपने आप में ही बहुत कुछ कह देता है ये भवन, ये इमारत, ये जाहिर तौर पर लोगों के लिए बहुत सुखद अनुभव रहेगा। आप बने रहिएगा शुभांगी। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ। मुख्यमंत्री आवास परिसर में योगाभ्यास उन्होंने किया है। साथ ही आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से योग को नियमित दिनचर्या में शामिल करने की अपील की है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा है कि योग शारीरिक अभ्यास के साथ साथ आंतरिक शांति और आत्मबोध का माध्यम है। मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड को योग और ऋषि मुनियों की भूमि बताते हुए योग नीति के तहत योग को ग्राम स्तर तक बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर बढ़ाने की भी बात इस दरमियान कही। योग हमारी बहुत प्राचीन विधा है और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज योग पूरे विश्व का योग बन गया है। और 21 जून को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे धूमधाम से मनाया जाता है। उससे पहले आज हम लोगों ने भी एक यहाँ पर सभी लोगों का योग दिवस से पहले एक कार्यक्रम आयोजित किया। जागरूकता बढ़े, लोग योग को अपनाएं। स्वस्थ जीवन शैली के लिए योग बहुत बड़ा आधार है। इसलिए मैं सभी से कहूँगा कि योग को अपनाकर अपने स्वस्थ जीवन को और मजबूत बनाएं, दृढ़ बनाएं, स्वस्थ बनाएं। और पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। सभी जिलों में आरक्षण की अंतिम सूची जारी हो गई है और सभी जिलों में डीएम ने आरक्षण की सूची को जारी किया है। शेरपुर कचटा एसटी महिलाओं के लिए आरक्षित है। साथ ही आपको बता दें कि पाल्टा में भी एसटी महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है और बायला मंगरोली अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। तो ये बड़ी खबर पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई और ऐसे में ये माना जा रहा है कि अधिसूचना जारी हो जाएगी और साथ ही चुनावों की तारीखों का भी जल्द ऐलान कर दिया जाएगा। तो पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर, सभी जिलों में आरक्षण की जो अंतिम सूची है उसे जारी कर दिया गया है। कहां कहां किस किस तरह की व्यवस्था की गई है, कहां एससी एसटी वाला मसला है। तो आरक्षण को लेकर देखिए तमाम जो नियमावली है उसको कंप्लीट कर लिया गया, पूरा कर लिया गया है। सभी जिलों में आरक्षण की अंतिम सूची जारी कर दी गई है और ऐसे में सभी जिलों के जो डीएम हैं उन्हें आरक्षण की सूची जारी की गई है। ये बड़ी खबर। अब जल्दी ही पंचायत चुनाव का जो रास्ता है वो खुलता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में सभी को इंतजार है राजनीतिक दलों को कि जल्द से जल्द पंचायत चुनाव कराए जाएं। शुभांगी हमारी सहयोगी लगातार बनी हुई है महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। शुभांगी, पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई ये अहम खबर है, सभी जिलों में आरक्षण की अंतिम सूची जारी हो गई है। बिल्कुल, देखिए लंबे समय से इंतजार हो रहा है कि आखिर पंचायत चुनाव प्रदेश में कब कराए जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी बहुत डिले हो चुका है। ऐसे में अब सरकार जो है जल्द ही चुनाव कराने की बात कह रही है। आरक्षण सूची हाल ही में जारी हुई, उसके बाद 3000 से अधिक उसमें आपत्तियां आई, जिसके बाद जिलाधिकारी ने जो है उनका निस्तारण किया और ऐसे में अब जो अंतिम सूची है वो जारी हो चुकी है। यानी कि अब कहीं ना कहीं आधा रास्ता जो है पंचायत चुनाव के लिए साफ हो चुका है और बहुत जल्द ये कहा जा रहा है कि अधिसूचना जो है वो जारी हो सकती है। अगर हम सूत्रों की माने तो आज ही अधिसूचना जो है वो जारी हो
सकती है। सूत्र जो है लगातार ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आज के आज इसके बाद अगर शासन फैसला लेता है तो अधिसूचना जो है वो जारी की जा सकती है। 10,000 से अधिक पदों के लिए ये अंतिम सूची जो है वो जारी हुई है, क्योंकि देखिए अपने आप में बड़ी चुनौती है। बहुत लंबा समय हो चुका है, प्रशासकों की तैनाती की गई थी और ऐसे में प्रशासकों का कार्यकाल खत्म होने के बाद लगातार कई तरीके के सवाल उठाए जा रहे थे कि आखिर क्यों पंचायत चुनाव जो है वो नहीं कराए जा रहे हैं। ऐसे में लंबे समय से जो कैंडिडेट्स हैं वो भी अपनी तैयारी कर रहे हैं, पार्टीज जो हैं वो भी अपनी तैयारी कर रही हैं और अब कहीं ना कहीं अब ये अंतिम सूची जो हमारी आपत्तियां आई थी जिलाधिकारियों ने उसमें सुनवाई की और अब उनके द्वारा ये अंतिम सूची जो है वो जारी कर दी गई है। यानी कि अब रास्ता जो है वो साफ हो चुका है। इसके बाद अब अधिसूचना जारी होगी और बहुत जल्द ये पंचायत चुनाव की तारीख का ऐलान भी हो सकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए शुभांगी। आगे बढ़ेंगे, अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत ने 2022 विधानसभा चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के चुनाव लड़ने पर सवाल उठाते हुए कहा था कि अगर वे चुनाव न लड़ते तो पार्टी सरकार बना सकती थी और इस पर हरीश रावत ने जवाब दिया कि अगर उन्होंने खुद चुनाव न लड़कर पार्टी के प्रचार पर ध्यान दिया होता तो बेहतर परिणाम मिल सकते थे। हरीश रावत ने कहा कि जब भी वह खुद चुनाव नहीं लड़े और प्रचार किया, कांग्रेस को सफलता मिली। दोनों नेताओं के बयान पार्टी की चुनावी रणनीति पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए, उनके दो नेता हैं और दोनों एक दूसरे के ऊपर तंज कस रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। कोई 2016 का दंश का रोना रो रहा है और कोई अपनी पीठ के पीछे खंजर भोगने का रोना रो रहा है। तो ये कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई है। रही बात उनकी कि वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, तो आगे देखिए होता है क्या, क्योंकि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के कुछ और होते हैं। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के उन नेताओं के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता जो पल में मासा होते हैं और पल में तोला होते हैं। तो इसलिए जब 2027 का चुनाव आएगा तो आपके सामने असलियत सामने आएगी। लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, वो नहीं लड़ेंगे तो उनका परिवार का लड़ेगा, परिवार नहीं लड़ेगा तो रिश्तेदार लड़ेगा। ये बड़े नेता है दोनों और अखबारों में, चैनल्स में ये दिखाया गया कि दोनों का झगड़ा है, लेकिन दोनों एक ही बात कह रहे हैं। हरक सिंह जी भी वही कह रहे हैं, हरीश रावत जी भी वही कह रहे हैं और दोनों का अनुभव लंबा है। तो मेरे जैसा एक छोटा व्यक्ति उनके किसी बात पर टिप्पणी करे ठीक नहीं है। और जो बात हरीश रावत जी ने कही है उसका उत्तर वही दे सकते हैं, वही ज़्यादा समझते हैं क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है। मेरा इस पर बोलना ठीक नहीं है। ये मानता हूँ इस बात को कि यदि मैं चुनाव नहीं लड़ा होता और या मुझे नहीं लड़वाया गया होता और ये जो परिस्थितियाँ उसके चारों तरफ खड़ी हुई वो नहीं हुआ होता तो हम कई चीज़ों को संभाल लेते और उन चीज़ों को संभाल लिया होता तो कांग्रेस सत्ता में आ गई होती। आप देखिए कई सीटों पर हमारा जो सीट का मार्जिन है, यदि उनको ज़रा सा कैंपेन में सहारा ही मिल गया होता तो वो सीटें हमारी निकल गई होती। तो बहुत सारी बातें हैं, इसलिए मैंने एक कंक्लूजन कहा था और पार्टी के हित में मैंने ये बात कही है और अब मैंने बहुत पहले से बात कह दी है कि भाई अब 2027 हाँ जो हमारा चतुर्भुज नेतृत्व है हम उसके पीछे खड़े रहेंगे। सत्ता लानी है कांग्रेस की जो है। केदारनाथ में हालिया हेलीकॉप्टर क्रैश को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि हादसे के लिए पूरी तरह से सरकार जिम्मेदार है और मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। सूर्यकांत धस्माना ने आरोप लगाया कि हेलीकॉप्टर का संचालन रोडवेज बसों की तरह किया जा रहा है, बिना एयर ट्रैफिक कंट्रोल और डीजीसीए की अनुमति के हर 2 मिनट में उड़ानें हो रही हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर किन लोगों के संरक्षण में हेली कंपनियों को नियमों में छूट दी गई। अरे भाई, अधिकारी नहीं सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। इसमें तो ये मजाक आपने बना रखा है। मतलब आपको हम बार बार चेता रहे हैं, आपको हम बार बार कह रहे हैं कि भैया बिना किसी नियम के, बिना एयर ट्रैफिक कंट्रोल के नियम के, बिना जो डायरेक्टर जनरल ऑफ एविएशन है उसके बिना परमिशंस के एक के बाद एक 2-2 मिनट में 3-3 मिनट में फ्लाइंग हो रही है, टेक ऑफ हो रहे हैं, सॉर्टीज हो रही हैं। मतलब आप रोडवेज की बस की तरह और विक्रम टेम्पो की तरह आप हेलीकॉप्टर चला रहे हैं पैसा कमाने की आपाधापी में। हम तो ये सवाल कर रहे हैं कि सरकार के वो कौन लोग हैं जिनके संरक्षण में इन हेली कंपनीज को इस प्रकार की परमिशंस दी गई हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैनेजर के खिलाफ आप कार्रवाई करके केवल इतिश्री कर लेंगे, उससे काम नहीं चलने वाला।
विवादों से घिरे बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर ने एक्ट्रेस उर्मिला सनावर को सार्वजनिक रूप से अपनी पत्नी स्वीकार कर लिया है। पूर्व विधायक सुरेश राठौर ने सहारनपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उर्मिला को अपनी पत्नी माना, लेकिन उत्तराखंड के ज्वालापुर से पूर्व विधायक सुरेश राठौर ने इस स्वीकारोक्ति को यूसीसी का खुला उल्लंघन कर दिया। वो पहली पत्नी होने के बावजूद भी उन्होंने दूसरी शादी की है, जबकि उत्तराखंड में यूसीसी में ये कृत्य प्रतिबंधित है और इस मामले को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी और सरकार दोनों पर हल्ला बोला है। सुरेश राठौर ने उर्मिला को पत्नी स्वीकारा, यूसीसी का उल्लंघन कांग्रेस ने धिक्कारा, पीसीसी अध्यक्ष करण माहरा ने मांग उठाई, पूर्व बीजेपी विधायक पर कब कार्रवाई। एक्ट्रेस उर्मिला सनावर के साथ संबंधों को लेकर लंबे समय से विवादों में घिरे ज्वालापुर से बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर ने एक्ट्रेस उर्मिला सनावर को अपनी पत्नी स्वीकार कर लिया है। पूर्व विधायक सुरेश राठौर पहले से शादीशुदा हैं। उनके इस रिश्ते को लेकर उनके परिवार में काफी नाराजगी थी और ये मामला अखबारों और सोशल मीडिया में आने के बाद से ही विवाद का विषय बना हुआ था। पूर्व विधायक उर्मिला से रिश्ते को नकार रहे थे, जिससे उर्मिला और राठौर के बीच अनबन बनी हुई थी और पूर्व विधायक की छवि भी खराब हो रही थी। लेकिन सहारनपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुरेश राठौर ने इस संबंध को स्वीकार कर लिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुरेश राठौर के साथ दुल्हन की तरह सजी धजी आई उर्मिला सनावर ने कहा कि उन्होंने नेपाल में शादी कर ली थी, जिसे गंधर्व विवाह कह सकते हैं। वहीं सुरेश राठौर ने शायरी सुनाते हुए कहा कि उर्मिला का प्यार जीत गया। उनके बीच कुछ गलतफहमियां थीं, लेकिन वो पहले भी उनके साथ थे और आज भी हैं। मेरी पिछली शादी डिस्ट्रॉय हो गई थी, मैं इनके पास गई, किस तरह से हमारा अट्रैक्शन हुआ, किस तरह से हम एक दूसरे के साथ बंधे और फिर हमने नेपाल में 4 अक्टूबर को हमने शादी कर ली। मतलब गंधर्व विवाह कह सकते हैं आप उसे। तो ठीक है, वो कहीं ना कहीं इस तरह के रिश्तों को मान्यता नहीं देते, लेकिन ये आज एक नज़ीर बन रही है या एक इतिहास बन रहा है। बहुत सारी स्टोरीज आई है जिसमें हत्याएं भी हुई हैं नेताओं के, इस तरह की स्टोरियां। लेकिन ये मैं इनका बड़प्पन है कि आज मतलब मेरे समक्ष और मेरे साथ बैठे हैं। ना मैं गिरा ना ही मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, पर लोग मुझे गिराने में कई कई बार गिरे। सवाल जहर का नहीं था, वो तो मैं कई बार पी गया, पर लोगों की तकलीफ जब हुई जब मैं जहर पीकर भी जी गया। मैंने इस रिश्ते में कभी मना नहीं किया। मेरी केवल इतनी बात थी कि आप मीडिया के माध्यम से मत कहो। इनका प्यार जीत गया। मैं इनके साथ पहले भी खड़ा था, मैं आज भी खड़ा। सुरेश राठौर ने शायरी सुनाते हुए उर्मिला राठौर को अपनी पत्नी तो स्वीकार कर लिया, लेकिन इस चक्कर में पूर्व विधायक ने उत्तराखंड में लागू यूसीसी का उल्लंघन भी कर दिया। पहली पत्नी होने के बावजूद सुरेश राठौर ने दूसरी शादी कर ली है, जबकि उत्तराखंड में यूसीसी के प्रावधान इसकी इजाजत नहीं देते। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या जनता और बीजेपी नेताओं के लिए यूसीसी अलग अलग हैं? और क्या यूसीसी के प्रावधान के उल्लंघन पर सुरेश राठौर पर कार्रवाई की जाएगी? वहीं कांग्रेस ने इस मामले को लेकर बीजेपी और सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा के नेता अपनी ही सरकार के बनाए कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, फिर जनता से इसके पालन की उम्मीद कैसे की जा सकती है? कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने तंज कसते हुए कहा है कि सुरेश राठौर पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, क्योंकि बीजेपी अपने नेताओं को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है। वहीं इस प्रकरण से असहज बीजेपी का कहना है कि जब संगठन के सामने मामला आएगा तो संगठन विचार करेगा, लेकिन कानून सबके लिए एक है। बीजेपी का तो है, इसमें भी बच जाएंगे, क्योंकि बीजेपी के यहाँ तो अपराधियों को या अपने लोगों को कैसे संरक्षित करते हैं हमने पिछले 2-3 साल में बहुत नज़दीक से देखा है। किस तरीके से अंकिता के केस में वीआईपी को बचाया, किस तरीके से सल्ट के मंडल अध्यक्ष को जमानत मिल गई केस हल्का करके, लड़की का जो है मेडिकली 4 दिन बाद हुआ, वैसे ही सुरेश राठौर भी बच जाएंगे। और यूसीसी जो इन्होंने लागू किया उसकी ज़रूरत क्या थी? ऐसे सुरेश राठौर की तरह सबको इजाज़त दे दीजिए। भाई सुरेश राठौर जी ने तो अब तो खुल के ही कह दिया, पहले कहते थे मेरी पिक्चर की हीरोइन है या किसी सीरियल का पार्ट को दिखा के इन्होंने वीडियो वायरल किया है, लेकिन आज तो उन्होंने स्वीकार कर लिया है। और ये बीजेपी के चाल चरित्र को दिखाने वाला कदम है जो सुरेश राठौर ने किया है। नहीं, मैं कह रहा हूँ जब कोई ऐसा विषय आएगा तो निश्चित तौर पर
पार्टी अपने नियम धर्मों के आधार पर कार्रवाई करती है, विचार करती है। कोई ऐसा विषय पार्टी के नेतृत्व के समक्ष आएगा, मुझे जानकारी नहीं है कि राठौड़ जी ने क्या कहा, दूसरे ने क्या कहा, लेकिन कानून सबके लिए है। उत्तराखंड में लागू यूसीसी को ऐतिहासिक बताते हुए आजादी के बाद इसे लागू करने वाले पहले राज्य के लिए बीजेपी गर्व से क्रेडिट लेती है, लेकिन बीजेपी के ही पूर्व विधायक ने इसके प्रावधानों का उल्लंघन कर इस गर्व को खंडित कर दिया है। देखना होगा कि ऐतिहासिक कानून का उल्लंघन कर पार्टी की किरकिरी कराने वाले पूर्व विधायक सुरेश राठौर पर बीजेपी संगठन और सरकार की ओर से कब कार्रवाई की जाती है। देहरादून से संवाददाता शुभांगी भट्ट और दीपिका भंडारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। ग्रामीण विकास मंत्री गणेश जोशी ने लखपति दीदी योजना और हाउस ऑफ हिमालयाज की समीक्षा की। ग्राम विकास मंत्री ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए महिलाओं को सशक्त करना जरूरी है। गणेश जोशी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना से ये काम लखपति दीदी योजना के तहत मजबूती से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में लखपति दीदी बनाने का काम लगातार जारी है। उत्तराखंड में 1.65 लाख के लक्ष्य को पूरा कर लिया गया है और अभी 1.5 लाख और लखपति दीदी बनाई जाएंगी। मुझे कहते हुए गर्व होता है कि लखपति दीदी के मामले में जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1.5 लाख का लक्ष्य रखा था, 25 नवंबर तक हम अभी तक 1,63,000 बना चुके हैं और नवंबर तक हम 2 लाख से आगे जाने वाले हैं। इसका मतलब आज 4 लाख से अधिक हमारी समूह की बहनें समूह के माध्यम से अपनी आजीविका को मजबूत करने का काम कर रही हैं, लखपति दीदी बन रही हैं। खबर देहरादून से है, जहां पर मंडवे प्रतिष्ठान पर ताला लग गया है और आपको बता दें कि मंडवे के बिस्किट से 900 लोगों को रोजगार और 15 लाख की आमदनी होती थी। वहीं इस पूरे मामले पर कृषि मंत्री गणेश जोशी का कहना है कि आपसी विवाद के चलते इस प्रतिष्ठान को बंद किया गया है, जिसकी जांच जिलाधिकारी को सौंप दी गई है। ऐसे में जांच पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी को इसकी जांच के आदेश दिए हैं कि क्या कारण रहा उसमें, क्योंकि कई व्यक्ति काम कर रहे थे और जैसा बताया गया कि आपसी डिस्प्यूट के कारण वो बंद हुई है और जांच के बाद ये जो रिजल्ट आएगा तभी कहना उचित होगा। काशीपुर में कांग्रेस नेता रवि पपने पर कुछ अज्ञात हमलावरों ने बेल्टों से हमला कर दिया। हमलावर फरार हो गए, लेकिन रवि पपने गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इस वारदात से कांग्रेस के साथ बीजेपी में भी हड़कंप मचा हुआ है। रवि पपने हाल ही के दिनों में लगातार सोशल मीडिया पर बीजेपी और पत्रकारों पर हमलावर थे। कांग्रेस का कहना है कि ये हमला सिर्फ व्यक्ति पर नहीं बल्कि विचारधारा पर हमला है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद भाजपा के पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस घटना की निंदा की। उन्होंने कहा कि काशीपुर की स्थिति बेहद शर्मनाक है। पूर्व विधायक ने कहा है कि अगर वक्त रहते पुलिस ने एक्शन नहीं लिया तो फिर यहाँ गुंडाराज पनप सकता है। पिछले दिनों काशीपुर में एक रवि पपने नाम के व्यक्ति के साथ घटना घटी। मेरी जानकारी में जो आया है कि 13 तारीख को शाम को रात के समय वो अपने घर जा रहा था। 4 गुंडाज जिन्होंने मुंह बांध रखे थे, जो मुझे पता लगा है, उन्होंने आकर के घर से पहले उसको पकड़ा, मारा, पीटा और बदतमीजी की। उसके बाद वहां पर कोई डॉक्टर आ गया जिसकी वजह से वो भाग गए। नैनीताल में रामपुर से 24 किलोमीटर दूर चुकम गांव का विस्थापन एक बार फिर से अधर में लटकता नजर आ रहा है। 1993 से विस्थापन की उम्मीद लगाए बैठे ग्रामीण आज भी ठोस समाधान की प्रतीक्षा में हैं। लगभग 3 दशक से सरकारी आश्वासनों और योजनाओं के फेर में उलझने पर ग्रामीणों का सब्र अब जवाब देता नजर आ रहा है। प्रशासन ने ग्रामीणों को ऊधम सिंह नगर जिले के जसपुर स्थित किलावली क्षेत्र में बसाने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन ग्रामीणों ने इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि वह नैनीताल जिले और रामनगर तहसील की भौगोलिक, सांस्कृतिक और सामाजिक पृष्ठभूमि से जुड़े हुए हैं। ऐसे में उन्हें जसपुर विस्थापित करना उनकी सामाजिक और
पारिवारिक जड़ों से काट देना जैसा होगा। मामले में एसडीएम ने कहा कि प्रशासन की ओर से हर संभव प्रयास किया जा रहा है, इन ग्रामीणों को बेहतर विकल्प मिले, लेकिन कुछ प्रतीकात्मक अड़चनें हैं जिन्हें जल्द ही हल कर दिया जाएगा। समस्या हमारी ये थी कि हमारा जो है चुकम गांव आपको पता है कि बाढ़ग्रस्त गांव है। शासन ने इस पे 1993 से यहाँ पे जो है विस्थापन की नीति चल रही थी, तो डीएम साहब ने इसमें बड़ी तेजी से विस्थापन का कार्य कर रहे हैं। और अभी इन्होंने हमको जो है शासन ने अभी हमको जमीन आवंटित कराई दिखाने के लिए भेजा था, किला वाली वही अपना जसपुर की तरफ, हाँ उधम सिंह नगर, वहाँ पे जो जमीन बड़ी उबड़ खाबड़ है, पीछे उसमें ढेला नदी, वो हमको पसंद नहीं आई हम लोगों को। हमारे साथ प्रधान जी भी है, तो उसके बाद फिर जो है शासन ने पुनः हमारी जमीन ढूंढने की कार्यवाही तेज करे। उसी संबंध में आज हम उप जिलाधिकारी महोदय से मिलने के लिए पहुंचे हैं। हमें जगह चली की गई थी, तो वहाँ पर कुछ आपत्तियां व्यक्ति बात में आई। उसके पश्चात पुनः हमारे बॉर्डर पर ही एक जगह पर चिन्हित किया गया फॉरेस्ट लैंड पर। उस जगह का मैंने देख भी लिया है, जगह काफी अच्छी है। कुछ गाँव वासियों को उसमें मौका मुहैया भी वहाँ पर कराया गया है। उनके द्वारा हमें आश्वस्त किया गया था कि हम अपने स्तर से भी ग्राम में बैठक करेंगे। उसके पश्चात वहां पर जाएंगे या नहीं जाएंगे, इसके संबंध में हमने निर्णय लिया। और खबर रुद्रपुर से है, जहां पर अवैध अतिक्रमण पर पीला पंजा गरजा है। दरअसल प्रशासन को लगातार सूचना मिल रही थी कि उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों से आकर लोग सरकारी नजूल और सीलिंग की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। रातों रात निर्माण किया जा रहा है, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया और जांच के बाद अवैध निर्माण का चिन्हीकरण किया गया। इसके बाद उन्हें हटाने की कार्रवाई की गई। इस दरमियान कुछ लोगों ने विरोध भी किया, जिन्हें पुलिस ने समझाइश देकर हटाया। इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।